जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, अभी जो हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम रिसेंटली जो यूपीएससी ने मेंस का आंसर कंडक्ट कराया था 2024 में, उसका पेपर अभी हम डेली वन वन डे पे हम वो मतलब डिस्कस कर रहे हैं। जैसे भी हमने रिसेंटली GS1 GS2 कंप्लीट कर लिया है, अभी हम GS3 डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला। ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर 10 क्वेश्चन हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। देखिए 11 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका सोशल एंड डेमोग्राफी से। आप इसको करंट अफेयर से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लेबर मार्केट रिफॉर्म के रिगार्डिंग में जो अभी रिसेंटली 4 लेबर कोड्स लाए गए हैं, उस पर आपको उसके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में आपको बताना था। और आपको ये भी बताना था कि अभी तक जो ये कोड्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए वो कहाँ तक पहुंचा, उसकी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक रह गई, उसके रिगार्डिंग में भी आपको आंसर लिखने थे। आंसर आपको 250 वर्ड में लिखना था। 250 का मतलब है ये आपको 250 वर्ड्स का लिखना था। ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आज का आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे मन में बहुत से सवाल आते हैं कि क्या जैसे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें आंसर राइटिंग PYQ लगाना, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए या पहले सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर आपने आज से डिसाइड करा है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना है या किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी का मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही या आप किसी भी चीज़ की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो बेसिक चीज़ होते हैं ना वो आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे पहला रूल फॉलो करने का यही आता है कि आपका जो पहला स्टेप होता है वो होता है सिलेबस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस एनालाइज करना है। जब आपका सिलेबस एनालाइज हो जाता है तब दूसरा स्टेप होता है आपकी प्रिपरेशन का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। जब आप सिलेबस एनालाइज करते हो मतलब सिलेबस जब आप अच्छे से पढ़ लेते हो, आपको पता रहता है कि सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद जब आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हो तो आपको एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के रखता है कि कैंडिडेट को किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्या काम करता है, एक मैप का काम करता है। जैसे आपको एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप मूव करते हो जाते हो तो हम किस तरीके से मैप का सहारा लेते हैं, उसी तरीके से सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें एक मैप के तरीके से काम करता है अपनी प्रिपरेशंस की जर्नी के लिए। उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस मतलब आप ये समझिए कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर आपके पास फिजिकल फॉर्म में आपकी स्टडी टेबल पे होनी ही चाहिए। उसके बाद जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसके साथ साथ आपको रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ती है कि आप टाइम टू टाइम क्या करें, रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो और एक बार पढ़ लिया फिर आपने रिवाइज नहीं किया तो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना है। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि आंसर राइटिंग फिर कब स्टार्ट करें। तो जैसे ही आपका सिलेबस 40 से 50% जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ मतलब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देना है। तब जा करके इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो काफ़ी अच्छी होती जाएगी। राइटिंग स्किल भी आपका इम्प्रूव होता जाएगा, आपकी जो स्पीड होती है वो भी बढ़ती चली जाएगी। फिर जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो आपके पास प्रेशर रहता है वो भी क्या होगा, कम होगा उस टाइम पे। देखिए एक चीज़ और बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा जब अगर आप मान लीजिए जैसे कि यूपीएससी का आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मेंस मेरिट बेस्ड पेपर होता है। तो इसमें आप पे से क्या पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के पेपर में। 20 क्वेश्चन में 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिखना होता है 150 वर्ड्स में, जो कि होता है आपका 10 नंबर का। फिर आपसे पूछा जाता है 11 से जो 20 तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखने होते हैं 250 वर्ड में, जो कि आपसे पूछा जाता है 15 मार्क्स का। अब इन दोनों की क्वेश्चन की वर्ड आंसर लेंथ देख लो और क्वेश्चन लेंथ की बात करो, और इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितना आवर मिलता है, 3 आवर मिलता है, यानी कि 3 घंटे मिलता है। मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 180 मिनट है आपके पास है, यानी कि 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, जो कि आपको एक लेंदी आंसर लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर नहीं लिखने होते हैं। तो आप एस्टिमेट निकालो तो आपके पास एक आंसर लिखने के लिए मात्र 7 मिनट मिल रहा है। इसी 7 मिनट में आपको क्वेश्चन भी समझना है और एक ऐसा एट्रैक्टिव आंसर लिखना है कि जिसमें आपका
50,000 में से आपका सिलेक्शन क्या हो, कंफर्म हो जाए। तो मतलब आपको सारे आंसर मतलब शॉर्ट इन ऐसे पॉइंट्स में लिखने होते हैं जो कम वर्ड्स में ज़्यादा जो डिटेल्स होते हैं उसको वो क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो चैलेंज हो है आपके हम लोगों के सामने, ये तभी दूर हम कर सकते हैं, इसको फेस कर सकते हैं जब हम क्या करें, अब डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारी होगी। प्रीलिम्स में भी आपको यही हेल्प करेगा, जैसे कि आप डेली मिनिमम अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट हो गया तो आप मिनिमम 50-60 सॉल्व कर सकते हैं। या अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप पर डे का क्या करें, 30 MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स के लिए, जिसमें से 10 तो कम से कम सी सेट का होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए सी सेट हमारे लिए क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% लाने होते हैं, लेकिन जो मेरिट पेपर होता है वो होता है आपका जनरल स्टडी पेपर 1। इसमें आपको कट ऑफ लाना होता है, सी सेट आपको क्वालिफाइंग करना होता है। तो 20 में से एटलीस्ट आप अगर आप 30 MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से 10 तो सी सेट आपको सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि अगर आपने जीएस क्लियर कर लिया, सी सेट आपका क्लियर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है, फिर प्रीलिम्स आपका होगा ही नहीं क्लियर। तो दोनों पेपर इधर से प्रीलिम्स के लिए लेकर के चलना है। और डेली आप टारगेट बना लीजिए, 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एक होगा आपका जीएस का और दूसरा होगा आपका ऑप्शनल का। क्योंकि ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल में सेम सब्जेक्ट के, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, PSIR लिया है, तो इसका 2 पेपर होगा सेम सब्जेक्ट का, 250-250 मार्क्स का होगा, यानी कि 500 नंबर का तो सिर्फ आपका ऑप्शनल हो रहा है। तो ऑप्शनल भी लेकर के साथ साथ में चलना है। ये था थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको आप ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखिए हम मेन आंसर की बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, जो कॉन्सुलेटेड लेबर लॉ आपको देखने को मिलेगा, उसमें से 29 एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से जो 4 लेबर कोड्स है वो क्या देखने को मिलेगा, लेबर लॉ को फ्रेमवर्क कर यानी कि सिंपली और मॉडर्नाइज फ्रेमवर्क करने के लिए देखने को मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं द कोड ऑफ वेजेस 2019, वेजेस का मतलब होता है जो इनकम मिलती है, यानी कि जो सैलरीज होती हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020, फिर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसके हम मेरिट एंड डीमेरिट दोनों डिस्कस करेंगे। देखिए मेरिट का मतलब होता है एक तरीके से एडवांटेज, डीमेरिट का मतलब होता है डिसएडवांटेज, या आप मेरिट का मतलब लाभ और डीमेरिट का मतलब हानि से भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, मेरिट के बारे में। तो मेरिट में हम कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करें, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में हम बात करते हैं कानूनों की सरलीकरण करना। सरलीकरण करने का मतलब है उसको ईजी बना देना। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स या कंबाइंस जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स लॉ देखने को मिलेंगे, तो उनमें से 4 सिंप्लीफाइड कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि किसके लिए, कि मेकिंग अ कंप्लेंट्स इजियर, यानी कि जो भी कंप्लेंट्स है, यानी कि जो भी जो शिकायत हैं उन सबको कंप्लेंट्स यानी कि जो भी शिकायत है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या करना, ईजी बनाना, किसके लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए और वर्कर्स के लिए। इन शॉर्ट यानी कि जो भी जटिल कानून है उसमें से 4 ईजी जो कोड्स है वो आपको उसमें जोड़े गए हैं, तो जिसके वजह से जो भी वर्कर है या जो भी एम्प्लॉय हैं उनको अनुपालन करने में क्या हो, उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। दूसरा आता है आपके पास ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि आसानी से क्या कर पाना, बिजनेस कर पाना। तो अगर हम इन 4 कोड्स की बात करते हैं तो इसमें क्या था, प्रमोट किया जा रहा था बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके और जो ब्यूरोक्रेट्स हार्डल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकें, रिड्यूस कर सके। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म वेजेस। यूनिफॉर्म वेजेस का मतलब है जो समान वेतन होता है। अगर हम कोड ऑफ वेजेस की बात करते हैं, ये इंश्योर करता है कि मिनिमम वेज हर एक वर्कर को क्या है, इक्वली दिया जाए, और जो भी डिस्पैरिटीज है यानी कि वेजेस में जो भी इनइक्वालिटी है इसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ये देखने को मिल जाएगा। फिर देखते हैं, हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट है वो है इनहेंस्ड सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो सोशल सिक्योरिटी इसमें जो कवर किया है, यानी कि जो गिग है या जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है
या हम इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर हैं इनकी बेनिफिट की बात रखी गई थी, ताकि हम क्या कर सकें, इनकी जो सोशल सिक्योरिटी का जो एरिया है उसको हम क्या कर सकें, एक्सपेंड बढ़ा सकें। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, तो हम उसके एरिया को हम क्या कर सकें, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी का जो दायरा है उसको हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। एक ये पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके उनके लिए क्या करना, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना, यानी कि लचीलापन के लिए। तो देखिए अगर हम बात करें जैसे हायरिंग की बात करते हैं, तो जो भी स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस हैं इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके हायरिंग को हम क्या कर सके, और भी ज़्यादा क्या कर सके, ईजी बना सके। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वर्कर सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो इसमें फोकस किया जा रहा था, जो फोकस किया गया है किस पे किया गया है, कि जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको इम्प्रूव करना, हेल्थ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, और जो बेटर वर्किंग कंडीशन है इसको इम्प्रूव करने पर फोकस दिया गया था। फिर आपको देखने को मिलेगा सिंगल रजिस्ट्रेशन। सिंगल रजिस्ट्रेशन का मतलब कि इसमें इस बात को इंश्योर किया गया था कि जो भी सिंगल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको क्या किया जा सके, एडॉप्शंस किया जा सके, यानी कि उसको उसका अनुपालन किया जा सके। फिर जो भी पेपर वर्क है या जो भी कंप्लेंट्स कॉस्ट है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो ये आपको देखने को मिलेगी इसके बेनिफिट्स, मतलब मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स के मतलब। डीमेरिट्स का मतलब होता है एक तरीके से हानि किसे कह सकते हो या चैलेंजेस कह सकते हो। जैसे इसमें हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी कंसर्न, फिर लिमिटेड वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर एबिग्यूटीज इन इम्प्लीमेंटेशंस। एबिग्यूटी इन इम्प्लीमेंटेशंस का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाना, या आप इसको कह सकते हो कि सेटिस्फाइड नहीं होना। ठीक है, तो इसकी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा इंक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर। अब देखिए यहाँ पे इंक्लूजन का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से इग्नोरेंस करना, इग्नोर कर देना या अनदेखी करना। फिर हम पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस, यानी कि शोषण की जो संभावना होती है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डीमेरिट्स है। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें, कि डिले इन नोटिफिकेशंस। तो कई जगहों पे जो सूचना है, नोटिफिकेशन है, उसमें आपको देरी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जॉब सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इजियर रूलर्स फॉर जो लॉ ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट में लीड टू जॉब इनसिक्योरिटी, स्पेशली इन स्मॉलर कंपनीज। यानी कि जो छोटी कंपनी है, छोटे छोटे जो कंपनी है उसमें नियमों का जो अगर हम पालन करते हैं, यानी कि जो आसान नियमों से क्या होगा कि जितने भी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच में क्या है कि जो जॉब्स हैं, जॉब को लेकर के आपको क्या देखने को मिलेगा, इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगा। लिमिटेड वर्कर रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो ट्रेड यूनियन से उनको इन बात का जो डर रहता है, फियर रहता है कि नए कानून की वजह से या जो भी न्यू लॉ आ रहे हैं उनके वजह से कि उन पे क्या होगा कि जो सामूहिक कलेक्टिव जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या होगा, क्यू फ्रेमवर्क के अंदर में क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। तो जिसके वजह से वहाँ पे क्या होगा कि यानी कि तो मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि जो ट्रेड यूनियन है उनको इस बात की आशंका रहती है कि जो भी नए कानून आ रहे हैं तो उसकी वजह से जो जो भी सामूहिक सौदेबाजी है, बार्गेनिंग है, उसकी जो पावर्स है वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। एक तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक डर बैठा रहता है उनके मन में, एक फियर रहता है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम औपचारिक श्रमिकों को अगर हम अनदेखी की बात करते हैं हिंदी में कहें तो इसमें जो हमारे सोशल जो सिक्योरिटी का जो दायरा है वो जो बढ़ाया गया था, तो इसमें लेकिन कई जगहों पे जो आपको इनफॉर्मल वर्कर्स देखने को मिलेंगे तो इसको लाभ उनको मिल पाना काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो कई जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी कोड्स बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, तो वो क्या होता है कुछ जगहों पे उसको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर देखिए हम पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस की बात करते हैं तो इसमें जो वर्किंग आवर है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई थी, तो और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की बात की गई थी, तो वो एक तरीके से क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशंस
को क्या कर सकता है, लीड कर सकता है, अगर उसको सही तरीके से मॉनिटरिंग ना की अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग ना की गई हो तो। उसके बाद देखिए बात करते हैं डिले इन नोटिफिकेशन। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो ऐसे कई स्टेट हैं जिसमें अभी तक ये जो लॉ है, एक्ट ना कोर्ट्स हैं, उसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो जिससे क्या होगा, पूरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशंस में क्या हो रही है, आपको डिले देखने, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस में आपको डिले देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं कि जो प्रोग्रेस सो फार, यानी कि अभी तक अगर हम इसकी प्रगति की बात करते हैं तो इसमें जैसे पैसेज ऑफ कॉर्ड, स्टेट लेवल रूल, रेसिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट इंटेंटिव्स, इन 4 पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेज ऑफ कोर्ट्स। तो देखिए अगर इसमें बात करते हैं, इसको में जितने भी जो कोर्ट्स हैं, जो भी हमने स्टार्टिंग में शुरू में जो 4 कोर्ट्स डिस्कस करा था, तो वो मोस्टली किस में 2019 और 2020 में इम्प्लीमेंट करा था। तो आज भी ये प्रॉपरली तरीके से बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फुली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। रीज़न क्या है इसका, तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेबर रूलर्स, यानी कि जो लेबर्स है ये आपको किसके अंदर में देखने को मिलेगा, कंकरेंट सब्जेक्ट के अंदर में देखने को मिलेगा। तो जिसका मतलब है कि इस पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो जिसकी वजह से आज भी बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अगर हम ये कोर्ट्स की बात करते हैं तो वो अभी ड्राफ्टिंग और नोटिफाइंग के प्रोसेस में ही आपको देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो लेबर यूनियन आज भी क्या है, बहुत जगह पे इस चीज़ को लेकर अपोज कर रहे हैं। आपको क्या देखने को कुछ ऐसे ही प्रावधान है, यानी कि प्रोविजंस हैं, तो जिसके वजह से जो यूनियन ऑफ लेबर यूनियंस है वो क्या कर रहे हैं, आज इनका क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जिसके वजह से इनकी इम्प्लीमेंटेशंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, देरी देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट इंटेंटिव्स की बात करते हैं, यानी कि सरकार की पहल की बात करते हैं, तो सरकार क्या कर रही है, जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो उनकी वेलफेयर्स के लिए क्या कर रही है, वेलफेयर के साथ साथ जो भी परामर्श के माध्यम से लोगों को क्या कर रही है, सुचारू रूप में बदलाव को सुनिश्चित करने पर क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ये आपको क्या है, कुछ गवर्नमेंट इंटेंटिव्स देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करे, तो ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट सही है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डेली की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कशन है वो चलती रहेगी। अगर कोई सीनियर देख रहा है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या जिन्हें और भी नॉलेज है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी एक तरीके से गाइडलाइंस मिलती रहेगी। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।